Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So today we are going to discuss a new chapter, chapter number 9, that is mechanical properties of solid. So in this lectures we will discuss about the mechanical properties of solid. So first of all, what is solid? So solid means basically it is an object which has finite shape and size. है ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका फाइनाइट शेप एंड साइज है एंड कुछ वॉल्यूम्स है. क्लियर है? जस्ट लाइक दिस मार्कर इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. तो इसका अपना एक फाइनाइट शेप भी है एंड फाइनाइट इसका अपना एक साइज भी है. ठीक है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे दैट इज सॉलिड. सिंपल. लिक्विड मीन्स कि एक ऐसा सॉलिड जिसके पास वॉल्यूम तो है बट एक फाइनाइट शेप एंड साइज नहीं है. जस्ट लिक्विड को हम क्या करते हैं, किसी भी वेसल में पोर करते हैं या जिस भी उस बर्तन में उसको रखते हैं उसका शेप ले लेता है वो. ठीक है, तो इसलिए लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता है, कोई भी साइज नहीं होता है, बट स्टिल दे हैव अ फाइनाइट वॉल्यूम. सॉलिड का फाइनाइट शेप होता है, फाइनाइट साइज होता है एंड फाइनाइट वॉल्यूम होता है, वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, दोनों में चीज कॉमन है लिक्विड एंड सॉलिड में, दैट इज both have finite volume. बट गैसेस क्या होते हैं, गैसेस जो होते हैं उसमें ना तो फाइनाइट शेप होता है, ना फाइनाइट साइज होता है और ना ही कोई फाइनाइट वॉल्यूम होता है. उसको जिस गैसेस को जिस भी वेसल में आप रखोगे उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, उसका पूरा शेप ऑक्यूपाइड करता है एंड उसका साइज ऑक्यूपाइड करता है. लेकिन आप लिक्विड को अगर किसी भी वेसल्स में पोर करोगे तो उस केस में क्या होगा, वो उसका शेप एंड साइज तो ले लेगा लेकिन जितना लिक्विड का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाइड करेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. चलो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोर्स डिस्कस करते हैं, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स. देखो, डिफॉर्मिंग फोर्स इज व्हाट? डिफॉर्मिंग फोर्स मींस कि अगर हम किसी भी सॉलिड के ऊपर एक ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं एंड उस फोर्स से अगर उस सॉलिड के शेप एंड साइज में चेंज होता है, देन उस केस में सॉलिड में जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. जैसे सिंपली लेट्स से कि अगर हमारे पास एक रबड़ का पीस है ना एंड रबड़ की पीस को इस एंड से खींचते हैं और इस एंड से फोर्स से खींचते हैं, दोनों एंड से पकड़ के इस तरीके से खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं. देन इस केस में जो आपका रबड़ है, रबड़ बैंड है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, हमें इंक्रीज हो जाती है. तो लेंथ इंक्रीज होने का मींस है कि इसके साइज में चेंज हुआ है. किसमें चेंज हुआ है? साइज में चेंज हुआ है. लेट्स से अगर एक वैल्यूम है आपके पास, उस वैल्यूम को कंप्रेस करते हैं दोनों हैंड से. जब उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका साइज जो है एंड शेप जो है वो दोनों क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है. तो उस केस में उस वैल्यूम पे या इस रबड़ पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, जिस फोर्स के कारण उस बॉडी के शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन आता है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. अगेन अ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स होता है. रिस्टोरिंग फोर्स मीन सिंपली जस्ट लाइक कि जस्ट क्या करते हैं कि इस रबड़ के बैंड को हम पकड़ के खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, लेकिन जैसे उसको रिलीज करते हैं, मतलब उसमें से फोर्स को रिमूव कर देते हैं, रिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, देन अगेन जो आपका बॉडी है या सिस्टम है या ऑब्जेक्ट है वो अगेन अपने इनिशियल शेप एंड साइज में आ जाता है. तो इसका मतलब है कि जब उसको डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म करने के बाद उसको अपने इनिशियल साइज एंड शेप में लाने के लिए उसके इंटरनली एक फोर्स वर्क करना है. दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्सेस. रिस्टोरिंग फोर्सेस. लेट्स से सपोज सिंपली लेट्स से वी हैव अ स्प्रिंग. जैसे यहाँ पे स्प्रिंग है एंड इस स्प्रिंग को एक मास के साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड इस मास पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, है ना, एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं. जैसे इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो आपका स्प्रिंग है स्ट्रेच हो जाएगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी. तो इस केस में
जैसे यहाँ से इस फोर्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो अगेन स्प्रिंग जो है अपने ही इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। जब इसको डिफॉर्म करेंगे देन इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा, लेकिन अगेन जब इसमें से इस फोर्स को रिमूव कर देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, देन अगेन ये स्प्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस केस में इस स्प्रिंग को इसके इनिशियल पोजीशन में या इनिशियल शेप एंड साइज में लाने के लिए इसके इंटरनली, स्प्रिंग के इंटरनली एक फोर्स वर्क करता है, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब उस सिस्टम को जो रिस्टोर कर रहा है, इंटरनली फोर्स जो उसको क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, उसके शेप एंड साइज को रिस्टोर कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, एंड रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट वर्क करता है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देन आपका रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट में वर्क करता है। तो देयर आर टू डिफरेंस बिटवीन द रिस्टोरिंग फोर्सेस एंड डिफॉर्मिंग फोर्सेस। डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के शेप एंड साइज को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है, एंड रिस्टोरिंग फोर्स अगेन उस बॉडी को उसकी इनिशियल शेप एंड साइज में क्या करता है, रिफॉर्म करता है, ठीक है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रिस्टोरिंग एंड deforming forces. Now second, next is the classification of solid in base of deforming and restoring forces. ठीक है, जो सॉलिड होते हैं, इस सॉलिड के दो तरीके के बिहेवियर्स हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी सॉलिड का जो बिहेवियर होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट इज इलास्टिक, first behavior is elastic behavior and second behavior is plastic behavior, है ना। फर्स्ट बिहेवियर उसका इलास्टिक बिहेवियर होता है, सेकंड जो है उसका प्लास्टिक बिहेवियर होता है। देयर आर टू बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड, फर्स्ट इज इलास्टिक एंड सेकंड इज प्लास्टिक। एंड व्हाट इज इलास्टिक बिहेवियर? इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है इसमें, सिंपली कि जब किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके बॉडी को या सिस्टम को क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं। डिफॉर्म करने के बाद अगर वो बॉडी या वो सॉलिड अगर अगेन रिफॉर्म हो जा रहा है, अगेन क्या कर रहा है, वो रिफॉर्म हो जा रहा है, तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि वो इलास्टिक है, सिस्टम क्या आपका इलास्टिक है। जैसे सिंपली एक आयरन स्केल है, जस्ट इस आयरन स्केल पे, जैसे लेट्स से ये आयरन स्केल है, जस्ट इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल सा फोर्स अप्लाई करते हैं आयरन स्केल पे और इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं लाइक दिस, ये डिफॉर्म हो गया। लेकिन जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो अगेन ये स्केल आपके पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, सेम आपका स्ट्रेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो आयरन है, आयरन स्केल है, इट इज अ इलास्टिक नेचर, इट हैज अ इलास्टिक नेचर। क्लियर? सिंपली लेट्स सी दिस इज अ मास। इसमें भी अब अगर आप क्या करें, आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे इसके इलास्टिक पे, देन ये आपका शेप एंड साइज का चेंज होगा। अगेन जब यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, देन अगेन ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे या इनिशियल शेप एंड साइज में रिफॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो इलास्टिक है, इट इज अगेन अ इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिक सॉलिड, ठीक है। तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सिंपली कि जस्ट अगर बॉडी में से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे, तो बॉडी इनिशियली अपने शेप एंड साइज में दोबारा से रिगेन कर जाएगा। लेकिन जो आपका प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में भी सिंपली क्या होता है कि जब प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको डिफॉर्म कर देते हैं सिंपली। अगर उसको डिफॉर्म कर देंगे सिंपली, तो क्या होगा कि अगर उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, अगर सिस्टम अपने इनिशियल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता है, अपने इनिशियल शेप एंड साइज में अगर बॉडी दोबारा से रिफॉर्म नहीं हो पाता है, इन दैट केस इट इज अ प्लास्टिक सॉलिड, ठीक है। तो एक इलास्टिक सॉलिड जो अगेन अपने इनिशियल शेप एंड साइज को परफेक्टली 100% या 99.99% अगर अपने शेप एंड साइज को वो रिफॉर्म कर ले रहा है या रिगेन कर ले रहा है, तो इलास्टिक होगा। अगर वो अपने इनिशियल शेप एंड साइज में रिगेन नहीं कर पा रहा है या रिफॉर्म नहीं कर पा रहा है, देन दैट इज अ प्लास्टिक सॉलिड। तो इलास्टिक को भी आप सिंपल इलास्टिक बोल सकते हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। एंड जो इलास्टिक नेचर कोई भी सॉलिड अगर शो कर रहा है, इलास्टिक नेचर शो कर रहा है, देन इट इज
इलास्टिसिटी, उसके इस नेचर को, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। क्लियर है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी सिंपली इट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, जो भी सॉलिड या जो भी ऑब्जेक्ट इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है तो उसके इस बिहेवियर को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो का प्लास्टिक बॉडी होता है, सिंपली ये परफेक्टली प्लास्टिक हो सकता है और 50% ही प्लास्टिक हो सकता है। मतलब इट मींस, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज हो गया, एंड उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, सिंपली डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अगर सिस्टम में या उस बॉडी में अगर अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई वो अपना एफर्ट ही नहीं लगा रहा है अपने इनिशियल शेप एंड साइज को रिगेन करने के लिए, देन दैट टाइप्स ऑफ बॉडी इज नोन एज सिंपली क्या? प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक। तो परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें लेट्स से कि आपका मड है, उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक ना, क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन वहां से डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप रिमूव कर लेते हैं सिंपली वो दोबारा से रिगेन नहीं कर पाती। या जैसे सिंपली जस्ट क्या करते हैं, मिट्टी ले लेते हैं, ठीक है ना, एंड उसको वाटर के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा हार्ड टाइप का, जस्ट उसको अपने फिंगर से क्या करो, उसको पुश करो, गड्ढा बन जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। लेकिन जैसे आपने फिंगर्स को रिमूव करोगे तो उस केस में वो दोबारा से रिगेन नहीं करेगा, अपने गड्ढा ही बना रहेगा उसमें, है ना। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। एंड परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से फोर्स रिमूव करने के बाद वो अगेन अपने 100% अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेते हैं, दैट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो इन नेचर से अगर हम बात करें तो इन नेचर जो है आपका, ना तो हर कोई ऑब्जेक्ट ना आपका परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और ना ही हर कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली प्लास्टिक होते हैं। मतलब इन नेचर से अगर हम बात करेंगे तो 100% ना तो कोई ऑब्जेक्ट आपका प्लास्टिक हो सकता है, परफेक्टली प्लास्टिक हो सकता है, और ना ही कोई भी ऑब्जेक्ट 100% को परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इलास्टिसिटी को हम इस तरीके से भी दोबारा से हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक को सिंपली क्या करें, अगर किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी बॉडी पे क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड डिफॉर्मिंग फोर्स को वो जितना ज्यादा अपोज कर सकता है, लेट्स से कि अगर मैं इस आयरन स्केल पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसको बेंड करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन वही अगर मैं इस इलास्टिक को अगर मैं खींचूंगा तो स्मॉल, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फोर्स से ही इसके शेप एंड साइज में क्या कर सकता हूं, मैं वेरिएशन ला सकता हूं। तो इस केस में जो आपका इलास्टिक है, ये जो आपका मास का जो इलास्टिक है, इट मींस इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस डिफॉर्मिंग फोर्स को स्ट्रांगली अपोज कर सके। लेकिन इस आयरन स्केल के पास आपका एक प्रॉपर्टी है, एक नेचर है कि ये जब इसमें हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्ट्रांगली वो डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। तो इट मींस जो आपका आयरन स्केल इज अ मोर इलास्टिक देन द इलास्टिक्स ऑफ दिस मास। सिंपल ये है, मतलब जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स का जितना ज्यादा अपोज करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रांगली उसको अपोज करेगा, इट मींस वो बॉडी या वो सॉलिड जो है वो मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी को इस तरीके से मेजर करते हैं कि सिस्टम, किसी भी बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे अगर हम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं एंड उस फोर्स को जितना ज्यादा स्ट्रांगली अपोज करता है, जितना ज्यादा स्ट्रांगली उसको अपने में इंप्लीमेंट नहीं होने देता है, तो उस बॉडी को हम मोर इलास्टिक बोलते हैं। तो सॉलिड में जैसे सबसे ज्यादा इलास्टिक जो होती है, इलास्टिक मटेरियल जो है वो सिंपली आपका स्टील होता है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन अ रबर बैंड। एक रबर बैंड के कंपैरिजन में एक स्टील रॉड या स्टील के कोई भी ऑब्जेक्ट वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि रबर के कंपैरिजन में स्टील के पास उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने की एबिलिटी ज्यादा है।
मतलब वो ये नहीं चाह रहा है इलास्टिक जो आपका स्टील ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं चाह रहा है कि आप उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और इंस्टेंटली उसके शेप एंड साइज में चेंज हो जाए, ऐसा उसके पास नेचर नहीं है। तो स्टील जो है आपका वो इलास्टिक। तो आई होप आपको ये इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर्स समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, कि जब किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद वो बॉडी क्यों रिगेन करता है, तो इसको थोड़ा सा इंटर एटॉमिक लेवल पे अगर हम समझें तो इंटर एटॉमिक लेवल्स पे क्या होता है सिंपली कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम्स किसी भी ऑब्जेक्ट के, दे आर लोकेटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ये हम ऐसे कहते हैं एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे लोकेट होते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं। इनके बीच के जो डिस्टेंसेस होते हैं ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। लेट्स से अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, सबके सारे पार्टिकल या मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस होंगे वो 1 मिलीमीटर में, लेट्स से 1 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं। देन इस केस में क्या करते हैं, वेरिएशंस आता है लाइक दिस, एक ग्राफ आता है इस तरीके का आपका इंटर एटॉमिक फोर्सेस के लिए, इंटर एटॉमिक फोर्सेस के लिए आपका ग्राफ बनता है इस तरीके का। इस तरीके का आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। सुनो एट आर नॉट पे, यहाँ पे आर नॉट पे बॉडी की आर नॉट मतलब जो इसका इनिशियल डिस्टेंसेस है बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स, तो ये डिस्टेंसेस इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर नॉट, इनके बीच का जो डिस्टेंस आर नॉट है ना। आर नॉट डिस्टेंस पे ये सिस्टम या बॉडी ये न्यूट्रल पोजीशन पे रहता है। न्यूट्रल पोजीशंस मींस ना तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया एक चीज कि जैसे इन पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को वेरी करते हैं, दिस इज r एंड दिस इज u, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स। जैसे ही हम क्या करते हैं पार्टिकल के बीच के डिस्टेंसेस को r नॉट से डिक्रीज करते हैं, तो इस केस में इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स वर्क करता है दैट इज रिपल्सिव फोर्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। जैसे लेट्स से कि अगर इसमें से यहाँ पे अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, इस एंड से भी एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ, ये लेट्स से एक रॉड है, ये एक रॉड है, दोनों एंड से मैं क्या करता हूँ उसको कंप्रेस करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि इन पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। देन अगर ये डिस्टेंस r नॉट से लेस हो जाता है, r नॉट से लेस हो जाएगा r, देन इट्स रिपल टू ईच अदर। तो इस केस में क्या करते हैं इनके बीच में फिर एक रिपल्शन फोर्स वर्क करने लगता है, तो क्या करते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब इसको रिपल करते हैं तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, Fr। तो अगेन जब हम क्या करते हैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो इसके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, पार्टिकल के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स क्या करता है सिंपली उसको अगेन उसके पोजीशन में ले आता है। मतलब क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है, एंड अगर रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, उसको रिपल करेगा और रिपल करके अगेन उसके इनिशियल डिस्टेंस में उसको फिक्स्ड कर देगा, ताकि उस पर ना तो रिपल्शन फोर्स वर्क करे और ना ही अट्रैक्शन फोर्स वर्क करे। क्लियर। इन द सेकंड केस लेट्स से अगर हम क्या करते हैं इस पे दोनों साइड से इसको पकड़ के इसको स्ट्रेच कर देते हैं, खींच देते हैं, है ना। अब अगर इस रॉड को खींचेंगे देन इस केस में जो डिस्टेंस होगा r पार्टिकल के बीच में इट विल इंक्रीज, क्या होगा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एंड जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इस केस में यहां पे अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये क्या करेंगे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस केस में पार्टिकल्स ये नहीं चाह रहे कि पार्टिकल्स अपने पोजीशन को छोड़ के कुछ सेपरेशन पे जाए, कुछ डिस्टेंसेस पे जाए, तो उस केस में ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करते हैं, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स आपका वर्क करता है, और ये अगेन वही होगा रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट, रीस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट, अगर इंटरमॉलिक्यूलर लेवल्स पे अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स को देखें तो बेसिकली इट इज अ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड।
जो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो उन ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स है, दैट फोर्स इज सिंपली रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो इंटरएटॉमिक लेवल पे हम इस तरीके से हम रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स हम को एक्सप्लेन करने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि बॉडी इलास्टिक कब है और बॉडी प्लास्टिक कब है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। तो इस चीज को थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इस चीज को और इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट्स से ये पार्टिकल्स है आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एंड इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लेट्स से कि हम स्प्रिंग्स कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्ट कर देंगे। देन क्या होगा, जब इसको खींचेंगे दोनों एंड से, दोनों एंड्स पे इस पे फोर्स लगाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस केस में जब ये खींचे, सेपरेशन बढ़ेगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इस केस में ये जो मॉलिक्यूल्स है, जब इसके बीच में सेपरेशन क्रिएट होगा तो ये स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो जाएगा। और हमें पता है कि जब स्प्रिंग में स्ट्रेच होता है तो उस केस में वो कंप्रेस होने की कोशिश करता है, वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो सेम यहाँ पे जब स्प्रिंग को खींच के, मतलब इस मॉलिक्यूल्स को खींच के फिर छोड़ दोगे, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स को रिमूव कर दोगे, तो इस केस में जो स्प्रिंग्स है, ये स्प्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही अपने इनिशियल पोजीशन में आएगा तो ये पार्टिकल्स को अगेन अपने पोजीशंस में लेके आ जाएगा। सेकेंड थिंग्स, अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं, इस रॉड को क्या करते हैं, अगर हम कंप्रेस करते हैं दोनों साइड से फोर्स लगा के, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी इस पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस डिक्रीज होगी। डिस्टेंस डिक्रीज होने का मींस इन द सेंस हम लगाते हैं कि लेट्स से कि इसके बीच में जो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो स्प्रिंग्स कंप्रेस होगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उसके पास टेंडेंसी आएगी कि वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। जब वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है, सेम टेंडेंसी यहाँ पे इन मॉलिक्यूलर के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है, सेम वही टेंडेंसी होती है। जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करने पे वो रिपल करता है, ठीक है ना, और उसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पे वो अट्रैक्ट करता है, सेम नेचर यहाँ पे पार्टिकल के बीच में होता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग के फॉर्म में हम इसको फील कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है एंड किस तरीके से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वर्क करता है। एंड व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल के बीच में या दो मॉलिक्यूलर के बीच में, दो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टर्म्स में हम इलास्टिसिटी को या प्लास्टिक को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।